Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है that is about how we should use elimination techniques in the prelims paper. देखो, अगर आपने लास्ट 3 to 5 इयर्स का प्रीलिम्स पेपर गो थ्रू किया होगा तो आपको पेपर में वेगनेस दिखेगी जो सिर्फ प्योर नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व नहीं की जा सकती और ना ही यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में आपकी कोई नॉलेज टेस्ट कर रही है. दे आर सिंपली वांटिंग कि आप कितना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हो उस लिमिटेड 2 घंटे में टू आउट कम्पीट योर अदर कॉम्पिटिटर्स. एंड यस, जो भी टेक्निक्स हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दे ऑल आर प्रैक्टिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड. इसलिए मैं आपको हर टेक्निक के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया लग सके, समझ में आ सके कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है. ठीक है. एंड हाँ, अगर आप प्री 2023 को एम कर रहे हो, देने वाले हो, या फिर आप इनकेस 2024 के प्रीलिम्स को भी एम कर रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि किसी को भी प्रीलिम्स के पेपर में आउट ऑफ 100 30 to 35 क्वेश्चन से ज्यादा करेक्ट आंसर्स नहीं पता होते हैं. एंड इनमें भी हम कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं. बट प्री की कट ऑफ अगर आपने देखी होगी, आप सभी को पता होगा कि राउंड अबाउट 45 क्वेश्चंस जाती है, दैट इज राउंड अबाउट 90 मार्क्स. तो ये जो 10 to 15 मार्क्स का गैप है ना, अगर आपको नेट करेक्ट में 35 भी पता होंगे तो आपके बने 70 मार्क्स. बट लेकिन कट ऑफ जा रही है अराउंड 90, तो ये जो 10 to 20 मार्क्स का गैप है ये आप कहां से फुलफिल करोगे? यहाँ पे ये एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी इस लाइन के इस पार आने में, where you will be comfortably able to clear prelims. तो just please give me your next 25 to 30 minutes जिससे आपको बहुत क्लियरली विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक लगानी कैसे है. आपको पता चल सकता है बाकी जगह से कि कैसे लगाना है, क्या क्या एलिमिनेशन टेक्निक होती है, बट लेकिन आपको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगी ऑन स्क्रीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कि कैसे लगाना है, ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट आइडिया हो जाए, कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहे रिगार्डिंग एलिमिनेशन टेक्निक. बिकॉज ये बहुत ही रिस्की चीज होती है. इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी भी तरीके के डाउट में फंस गए ना तो देन it will definitely damage your and hamper your score in prelims. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो that always prioritize knowledge and logic before elimination. I have always preferred this sequence KLE, knowledge, logic, elimination. जब आपका नॉलेज और लॉजिक वर्क ना करे तब आप एलिमिनेशन के लिए जाओ. एंड हाँ, एक और चीज ध्यान रखो, ये वीडियो मैं इस टाइम पे इसलिए लेकर के आई हूँ नियर अबाउट 60 days बिफोर प्रीलिम्स, सो दैट आपके पास एक कंफर्टेबल टाइम हो कि आप प्रैक्टिस कर सको इन टेक्निक्स को. बिकॉज इफ यू विल गो सीधे इन प्रीलिम्स एंड ट्राई टू अप्लाई दीज टेक्निक्स दे माइट नॉट बी दैट मच फ्रूटफुल फॉर यू. सो यू नीड टू प्रैक्टिस देम sufficiently in advance. And दूसरी चीज, never apply elimination techniques in first iteration and read the question properly before applying elimination. ये कुछ disclaimers हैं जो आपको clear होने चाहिए. ठीक है. अब सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो सभी को पता होगी, आई एम वेरी श्योर बाय दिस टाइम, कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में मिलते हैं लाइक ऑल, नन, ओनली, एंटायर, टोटली, ड्रास्टिकली, कंप्लीटली, ऑलवेज, नेवर, कैन नॉट, डू नॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं दे आर जनरली रॉन्ग. जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज होते हैं दे जनरली टेंड टू बी रॉन्ग. अब इसको मैं अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल से समझाऊं तो आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखो, नैनो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग 2022 में क्वेश्चन आया था. इसमें आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो बस, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं आपको तो नैनो पार्टिकल सिर्फ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ह्यूमंस ही बना सकते हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. By logic also this is wrong and this do not exist, again and use of extreme word. तो this statement is wrong. जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को काटोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन का यूज करना है. इट माइट नॉट फेच यू द करेक्ट result or the correct answer of any question, but it will help you to increase your probability of answering any question correctly. ओके. एंड अगर आप ये देखो, दूसरा क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का ही है, प्रोबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन था. ठीक है. इसमें पहली स्टेटमेंट पढ़ो, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट. ओके फाइन. अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट naturally occur in our gut. Do not. ठीक है. अगेन द यूज ऑफ एक्सट्रीम वर्ड. तो जैसे ही अगर आप ये स्टेटमेंट टू एलिमिनेट करोगे ना तो अब देखो यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शंस चले गए. अब आपके पास क्या बचा?
Option number A 1 only and option number C 1 and 3 only. So it is again helping you to eliminate and increase your probability. अब आप 50-50 चांस पे आ गए हो यहाँ पे. सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लास्ट ईयर आया था मोनाजाइट के ऊपर. अब आप इसको अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसकी स्टेटमेंट्स को देखोगे तो आपको लगेगा क्या ही पूछ दिया, बट लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट नंबर 3 पे बस फोकस करो. मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया. एंटायर ऐसा तो नहीं है ना, आपने कभी ज्योग्राफी के दौरान ये चीज पढ़ी है, आप रिसोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो होता ही है कि कहाँ आयरन है, कहाँ कोल है, कहाँ सब कुछ है. अगर सब जगह मिल रहा होता तो आपको पता होता. एंड अगेन इट्स अ यूज ऑफ एक्सट्रीम वर्ड, तो हाईली चांस है कि ये स्टेटमेंट गलत है. और अगर मैं इस स्टेटमेंट को गलत कर देती हूँ तो आपका ऑप्शन ए चला गया, सी चला गया, डी चला गया, आपको सीधे आंसर मिल गया बी. आपको बाकी स्टेटमेंट्स अगर आप नहीं भी गो थ्रू कर रहे हो, आपको सीधे थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और एक्सट्रीम वर्ड्स पर फोकस करते वक्त थोड़ा सा लॉजिक भी साथ में रखना है. आपको आगे मैं दिखाऊंगी, आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे. एक और क्वेश्चन देखो 2021 का, ठीक है. अब ये देखो 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. अब चाहे जिसने कितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा हो, आई एम वेरी श्योर कि इस टेम्पल के बारे में तो नहीं पता होगा. अब इसके स्टेटमेंट पढ़ो, 4 स्टेटमेंट दे दी हैं, ठीक है. अब इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करो आप. इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. क्या ऐसा हो सकता है? क्या एग्जामिनर के लिए ये प्रूफ करना बहुत आसान है कि ये सिर्फ अकेला इकलौता पूरे भारत में सर्कुलर टेम्पल है? मतलब आप खुद सोचो कि कितना बड़ा है हमारा देश, कोई और सर्कुलर टेम्पल क्या हो ही नहीं सकता. तो ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज द यूज ऑफ एक्सट्रीम वर्ड ओनली. तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते, देन अगेन आपके 3 ऑप्शंस हट जाएंगे, ए, बी एंड डी, एंड यू विल गेट योर आंसर विच विल बी सी 1 and 4 ओनली. तो ध्यान रखना कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स है दे आर जनरली रॉन्ग. हाँ, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैम 50-50% भी तो हो सकता है कि कहीं पे गलत हो गया, तो कहीं पे जो आप ये टेक्निक बता रहे हो वर्क ही नहीं कही, कहीं पे वर्क करी, तो आप ये भी सोच के चलो कि अगर आपने 2 क्वेश्चन इस टेक्निक के साथ गलत भी किए और 2 सही भी किए, तो भी आप ओवरऑल पॉजिटिव में ही रहोगे. ठीक है, सिंपल फंडा होता है, आप सभी को पता होगा कि 1/3 नेगेटिव होता है. तो अगर आपने 4 क्वेश्चंस किए, 4 में से 3 गलत किए और 1 भी सही किया ना, तो भी आपका 0 हो जाएगा. आप नेगेटिव में नहीं जा रहे हो. इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं. एंड आपने कई लोगों को देखा होगा जिनका फाइनल रिजल्ट आता है इंटरव्यू का, दे कैनॉट मेक इट इनटू द रिजल्ट, दे कैनॉट मेक इट इनटू द सर्विसेज. स्टिल वो विद इन द गैप ऑफ 5 to 10 days दोबारा से नेक्स्ट ईयर का प्री देते हैं एक एग्जॉस्टेड माइंडसेट के साथ. स्टिल दे आर एबल टू क्लियर प्रीलिम्स. क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कि कैसे अप्लाई करनी है टेक्निक्स को. लॉजिक वो अपना बना करके चलते हैं. प्रीलिम्स के पेपर में ओपन माइंड से क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक है, अब चलो ट्रिक नंबर 2 देखो. नेक्स्ट ट्रिक इज प्रोबेबल वर्ड्स आर जनरली करेक्ट. प्रोबेबल मतलब ऐसे वर्ड्स, हिंदी में समझो, जिनकी संभावना है होने की, जैसे कि माइट, सम, मे बी, इट कैन लीड टू, कैन बी, समटाइम्स, पॉसिबल, एटसेट्रा. इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये स्टेटमेंट्स सही होंगी ज्यादातर, बिकॉज यहाँ एग्जामिनर को इन्हें गलत प्रूफ करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज चलो जिस टाइम पे आप प्रीलिम्स का ये पेपर दे रहे हो, उस टाइम पे तो चलो कोई चीज उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया जो प्रूफ कर सकते हैं, बट जब तक रिजल्ट आएगा समझो, तब तक कोई एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई जहां पे उनका ये चीज गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूट हो जाएगा. ओके, तो इसलिए ज्यादातर चांसेस हैं कि जहां पे भी प्रोबेबल वर्ड, संभावना वाले जहां शब्द यूज होंगे, वो सही ही होंगे. अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन को ही हम देखें, ये देखो, ये था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज के ऊपर क्वेश्चन. अगर आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो भी देखो. पहली स्टेटमेंट है द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स. सेकेंड स्टेटमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन UN General Assembly. And third statement पढ़ो, permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at United Nations headquarters. can probability तो है ना, भले ही अभी तक नहीं हो रहा है, but by the time आपका रिजल्ट है या by the time फ्यूचर में चेंज तो हो सकती है ना ये चीज. So there is always a chance. तो ये जो चांस वाले वर्ड्स है, प्रोबेबल वाले वर्ड्स है, ज्यादा करेक्ट होंगे, और इसलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, एंड द आंसर वाज डी. सिमिलरली ये क्वेश्चन 2021 का आप देखो, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है. रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट. ठीक है, अगर पहली स्टेटमेंट को मैं सिर्फ इस प्रोबेबल वाले वर्ड के थ्रू अंडरस्टैंड करूं,
तो मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर मैं इसको करेक्ट मानूंगी तो मेरे 2 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी अगेन मुझे 50-50 चांस हो मिल गया है कि हाँ इन दोनों में से कोई जरूर सही आंसर होगा। एंड जो भी आपके 50-50 वाले ऑप्शंस हैं इन्हें आपको छोड़ना नहीं है, इन्हें आपको जरूर मार्क करके आना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो यहीं पे, ये 2021 का क्वेश्चन था फर्नेस ऑयल के ऊपर। अब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। पहले अगर पढ़ो कि फर्नेस ऑयल इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑब्वियस सी बात है फर्नेस ऑयल के बारे में है तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। सेकेंड स्टेटमेंट, some industries use it to generate power. Again, there is a probability, there is a chance, it can be, why not? Then third statement is its use cause sulfur emissions into the environment. अब जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ इस चीज से कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा और कुछ हो नहीं सकता, ना नाइट्रोजन हो सकता है ना सल्फर हो सकता है। ये आपके लिए प्रूफ करना काफी गलत होगा, बिकॉज जितनी ज्यादा चीजें एडवांस होती जा रही हैं टाइम के साथ, जितना ज्यादा चीजें इवॉल्व होती जा रही हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत प्रूफ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पे भी सिर्फ जाते, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को सही मानते, आप एक ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर जाते। देन आपको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आप ये भी एलिमिनेट कर पाते, आप पहुंच जाते ए एंड डी में। एंड जब आप डी सोचते, थर्ड स्टेटमेंट में जब आप अपना लॉजिक लगा लेते तो आपका आंसर ही बन जाता डी आराम से। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, जो सभी को आई नो इट्स अगेन अ वेरी कॉमन ट्रिक, सबको आइडिया होता है, बट लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हम ये समझेंगे कि जिन क्वेश्चंस में ऐसे डेटा, सम स्टैटिस्टिक्स और सम फैक्ट्स कुछ दिए रहते हैं स्टेटमेंट्स में, ये जनरली इजी है एग्जामिनर के लिए इन्हें रॉन्ग प्रूफ करना। कई बार तो ऑर्गेनाइजेशंस स्टेटमेंट में जो है ऑर्गेनाइजेशंस के नाम गलत डाल के दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। इट इज वेरी इजी फॉर एग्जामिनर कि इस स्टेटमेंट को वो रॉन्ग प्रूफ कर सके। ऐसे ही यहाँ पे 2018 का एक क्वेश्चन था, इसमें आप ये सेकेंड स्टेटमेंट देखो, IRNSS कवर्स द एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बहुत इजी है मैनिपुलेट करना एग्जामिनर के लिए, और ये एक्चुअली में गलत भी है। तो अगर आप यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को गलत मार्क करते तो आपके 2 ऑप्शंस बी एंड सी हट जाते। देन अगेन आप 50-50 प्रोबेबिलिटी पे आराम से आ जाते। एंड इस न्यूज के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज यू हैव द 50-50 चांस ओवर हियर। सिमिलरली एक और चीज समझो, जो भी ट्रेंड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग, ये क्वेश्चंस भी ज्यादातर गलत होते हैं। एंड ये क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम कहाँ से होते हैं? इकोनॉमिक सर्वे से। एंड ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपको एक लंबे टाइम स्पैन का पूछते हैं, आपको लास्ट 1-2 साल का नहीं पूछेंगे, ये आपसे पूछेंगे पूरे 10 साल का, या ठीक है, या 20 साल का, या 5 साल का, एक लंबे टाइम का पूछेंगे। जैसे 2017 का क्वेश्चन था, tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. Similarly, second statement देखो, fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. अब ये देखो, लास्ट डेकेड एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ होगा इन वैल्यूज में? खुद भी सोचो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एग्जामिनर को इन स्टेटमेंट्स को सही प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जब आप वहाँ पेपर देते हो या जो भी आप मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को इस टाइम पे लाने का, बिकॉज अब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना या तो शुरू कर रहे होगे या आप कर चुके होगे। तो थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस किया करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप माइंड खोल के किया करो कि एग्जामिनर मतलब वो एक क्वेश्चन क्या सोच के फ्रेम कर रहा है आपके लिए। आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आप सिर्फ नॉलेज के पीछे मत भागो या इन वर्ड्स को देख के मत डरो कि आपने नहीं पढ़ा है टैक्स रेवेन्यू और जीडीपी के बारे में, आपको नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं पूरा और आगे बढ़ जाओगे। नहीं, व्हेन यू डोंट नो द नॉलेज, जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई KLE, अगर आपकी नॉलेज नहीं अप्लाई हो रही है, यूज लॉजिक। लॉजिक भी नहीं अप्लाई हो रहा है, यूज एलिमिनेशन। एंड आई कैन गारंटी दैट इन मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस जहां आपकी नॉलेज नहीं अप्लाई हो रही होगी, वहां पे आपका लॉजिक और एलिमिनेशन का कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। एंड यूपीएससी इज सर्चिंग फॉर दिस एलिमेंट ओनली। ठीक है, इस बात का खास कर ध्यान रखो। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रिक नंबर 5। यही थोड़ा सा ट्रिक समझो, अगर क्वेश्चन में वो आपसे कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी चीज है,
तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि आपको करेक्ट बताना है, तो ज्यादातर पॉजिटिव चीज का कोरिलेशन पॉजिटिव ही निकलेगा। आंसर, इम्पैक्ट, स्टेटमेंट्स भी आपको पॉजिटिव वाली ही सही होंगी आपके आंसर में। एंड सेम इज द केस विद वाइस वर्सा, या हम दोनों तरीके से देखेंगे। ये देखो 2021 का क्वेश्चन था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के ऊपर। अच्छी चीज है एनवायरमेंट के लिए, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग डिक्लेरेशंस ला रहे हैं। अब आपको 5 स्टेटमेंट दिए, अगर आपको इसके बारे में पता भी होगा तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स नहीं याद रह सकती उस टाइम तक एक्यूरेटली, अगर आप सिर्फ प्योरली नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 पे फोकस करो। 2 says that it endorses a global timeline to end the loss of forest। हो सकता है डिस्कशन तो हुआ होगा कि यार हमें कुछ, आपने जब भी एनवायरमेंटल ट्रीटीज के बारे में सुना होगा, डिक्लेरेशन कन्वेंशन के बारे में सुना होगा, तो हमेशा हम एक टारगेट तो सेट करते हैं कि हम चलो हम इस चीज को तब तक अचीव करेंगे। आप भी जब अपने डेली लाइफ में कोई प्लान बनाते हो पढ़ने का, तो आप भी एक एंड डेट सेट करते हो ना कि इतने दिन में मैं ये सब्जेक्ट कवर कर लूंगी। सिंपल हो सकता है हो। देन यू रीड द 4th स्टेटमेंट, इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। अब जब कोई अच्छी चीज है तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्ट क्यों करेगा? अगर चलो आज के टाइम पे गवर्नमेंट है भी, तो क्या आप बिग कंपनीज मना कर देंगे उस चीज का पार्ट बनने से? नो। कम्युनिटीज भी अपना वेलफेयर चाहती हैं कि अच्छा हो, दे विल डेफिनेटली ऑल पार्टिसिपेट, दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स इन दिस थिंग। ठीक है, तो अगर आपका ये 4th स्टेटमेंट सही है तो आप सबसे पहले आराम से बी एंड डी स्टेटमेंट को गलत मार्क कर सकते हो। अब आप यहाँ पे 1st स्टेटमेंट देखो, ये हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पता हो, प्लस यहाँ पे 2014 है, अगेन इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट, तो आपको डाइसी हो सकता है कि भाई क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 2 के बारे में आप पढ़ते हो, आपको 2 से आइडिया लगता है कि नहीं यार ये हुआ होगा, क्यों नहीं होगा, लॉजिक, मैंने वही बोला ना, डोंट ओनली गो बाय नॉलेज, अप्लाई लॉजिक टू। तो जैसे आप यहाँ नॉलेज अप्लाई करोगे, इफ यू गेट दैट 2 and 4 बिल्कुल रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा 1, 2 and 4 आंसर है। एक और चीज यहाँ देखो जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगी कि एनवायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज या इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो होती हैं, वहां पे ये जो वर्ड होता है लीगली बाइंडिंग, ध्यान रखना ये ज्यादातर अगर स्टेटमेंट में आपको दिया है तो ये गलत ही होगा, बिकॉज बहुत ही रेयर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको पता होगी, या कन्वेंशंस हैं या एग्रीमेंट्स हैं, कुछ भी कह लो, जहां सारे कंट्रीज मिलके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई इसे हम लीगली बाइंडिंग बनाएंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दीज डेज कि कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग होगी, तो ये ध्यान रखना कि लीगली बाइंडिंग जहां तक नहीं रहेगा। तो अगर आप स्टेटमेंट 3 भी एलिमिनेट कर लोगे तो आपके 2 स्टेटमेंट बी और सी आराम से कट जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसी में ही और आगे क्वेश्चन देखो। ये लास्ट 2022 का क्वेश्चन था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर। अब ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इट्स अ स्कीम, तो एक अच्छी स्कीम है, एक पॉजिटिव स्कीम आई थी, ठीक है, रिगार्डिंग हेल्थ। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स पे फोकस करो। स्टेटमेंट्स पे आप देखोगे, पहली स्टेटमेंट है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, करनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी ए पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप हेल्थ के लिए, सभी के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए लेकर के आ रहे हो एक स्कीम, एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, तो उसका एम तो यही रहेगा ना कि हर सिटीजन उस चीज का भाग बने, उस चीज का पार्ट बने, कोई छूट ना जाए। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट हैज सीमलेस प्रोबेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ऑब्वियसली सीमलेस होना चाहिए, कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई है यूपी के, काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कुछ प्रॉब्लम वहां हो गई तो वहां ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, ये होना भी नहीं चाहिए। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज के बारे में, पॉजिटिव स्कीम के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं, तो हाई चांसेस आर कि वो सही ही होंगी, इसलिए इसका आंसर डी था 1, 2 and 3। तो वहीं पे ये क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे वाइस वर्सा केस भी मैं आपको दिखा देती हूँ नेगेटिव का। What can be the impact of inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? ये क्वेश्चन आया। अब इसमें पहली स्टेटमेंट देखो, proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur। अब ये तो अच्छी बात है ना, अगर सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो सॉइल की हेल्थ और अच्छी होगी, इससे खराब नहीं होगी। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इनएप्रोप्रिएट, नेगेटिव यूज क्या है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, तो ये नेगेटिव तो नहीं है, तो 1 आप काट दो सीधे। आपका पहला ऑप्शन चला गया, लास्ट चला गया, आपके बीच में आ गए 2 या फिर 2 and 3 ओनली। अब आपको 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 आपको पता है कि आंसर होगा। नाउ सी द थर्ड स्टेटमेंट, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है,
ये एक नेगेटिव है एस्पेक्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के यूज का, तो इसका आंसर 2 and 3 हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 पे चलते हैं, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक। यहाँ पे 2022 का एक क्वेश्चन है डीएनए बार कोडिंग। ये मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में डिस्कस भी किया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा इस बारे में, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट है डीएनए बार कोडिंग असेसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल। अब एक बात बताओ, क्या एज के साथ डीएनए चेंज होता है किसी भी चीज का, किसी भी लिविंग थिंग का? नहीं ना। तो आप पहले ही 1 एलिमिनेट कर लोगे तो आपका ए और सी चला जाएगा, बचा क्या 3 या फिर 2 and 3। तो 3 तो है ही आंसर में, मतलब ये तो सही है ही। तो आप सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करोगे दैट डीएनए बार कोडिंग डिस्टिंग्विशेस अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। ऑब्वियस सी बात है, डीएनए का पर्पस यही है, बिकॉज डीएनए हर लिविंग चीज का डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली इट विल डिस्टिंग्विश। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता 2 and 3, दैट इज डी। सिमिलरली ये 2021 का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन, अगर आपने जैसे ब्लू इकोनॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू वाटर, फिशिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे ही है ब्लू कार्बन, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं वाटर से ही रिलेट कर रहा होगा। अब आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए में आपको दिखेगा कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, captured by oceans and coastal ecosystems related to water, yes it can be the answer। बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, बी में है कार्बन सीक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स, इसका कोई पानी से रिलेटेड रिलेशन नहीं है। सी अगर आप पढ़ोगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में है, अगेन इसमें वाटर का कोई जिक्र नहीं है। डी में एटमॉस्फेयर, अगेन इसमें डायरेक्टली वाटर का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जिक्र है जिस ऑप्शन में पानी का, दैट इज ऑप्शन ए, सो दैट इज योर आंसर। लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक। सिमिलरली एक 2019 का क्वेश्चन देखो, in the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? अब ये क्वेश्चन पॉलिटी से हमेशा लिबर्टी, फ्रीडम के ऊपर कुछ ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल सा, और काफी लोगों का गलत हो जाता है वहां पे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। सिंपली सोचो, लॉजिक आपको लगाना है, और इन क्वेश्चंस में जितना ज्यादा वाइड, जितना ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से सोचोगे वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग इसका पहला ही मार्क कर देंगे कि दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। तो ठीक है, अगर आपको प्रोटेक्शन मिल भी गई तो क्या आपको जिंदगी की लिबर्टी मिल गई? लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि जो आपको रूल कर रहा है आपको सिर्फ उससे लिबर्टी मिल जाए, ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हो गई। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। ठीक है, अगर आपको किसी चीज के लिए रोकेंगे नहीं तो ये भी तो नहीं है ना कि किसी चीज को करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। जैसे पॉकेट वीटो होता है गवर्नर का, है ना, बोलते नहीं है बट है, अपने पास रखा हुआ है बिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन इट इज अ वेरी नैरो डेफिनेशन। वहीं पे आप लास्ट ऑप्शन देखो, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, हर तरीके से फुल्ली। तो ये सबसे वाइड स्टेटमेंट है जो जस्टिस कर रहा है लिबर्टी के साथ में, तो ये आंसर होगा। सो लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में क्या होता है, यूजुअली जो 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे अगर एक क्वेश्चन में, ध्यान देना इस चीज को, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो इंटरचेंज्ड होते हैं। यानी स्टेटमेंट ए में जो बोला है वो एक्चुअली बी वाले के साथ मैच होना चाहिए, और जो बी में बोला है वो ए के साथ। ये 2022 का एक क्वेश्चन देखो, ज्यादातर ये क्वेश्चंस ना आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी में मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 2022 में देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज द वार्मिंग इफेक्ट। ये इंटरचेंज्ड है। हाई क्लाउड्स जो हैं एक्चुअली दे आर एब्जॉर्बिंग द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस कॉजिंग द वार्मिंग इफेक्ट। ये हाई क्लाउड्स के बारे में, लो क्लाउड्स के बारे में नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंटरचेंज थी, इसलिए इसका आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट ट्रिक की बात करूं, ट्रिक नंबर 8, ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि 2021 में बायो जियोकेमिकल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान से बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको आंसर कर सकते हो। सिमिलरली ये मनी मल्टीप्लायर के ऊपर भी 2021 में क्वेश्चन था, दिस वाज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ पे ये देखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखाया था, अभी दोबारा दिखा रही हूँ कि 2014 में ये क्वेश्चन आया था
हिस्ट्री से, एंड ये एग्जैक्टली 2015 में रिपीट हो गया था, बिल्कुल सिमिलर, ऑप्शंस में भी ऊपर नीचे कुछ नहीं था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है चीज़ों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उनके ऑप्शंस पे भी फोकस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोबेबल एरियाज। ठीक है, अब हम ये चलते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे है लेटेस्ट इनोवेशन या टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट दी है, ये ध्यान रखना, उनके अगर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं तो वो ज़्यादातर सही ही होंगी। जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है आपके AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, बिग डेटा और नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सब अभी भी इवॉल्विंग है, दे आर स्टिल इन टू द प्रोसेस। तो एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी एक टेक्नोलॉजी के लिए ये बोलना कि भाई वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि लेटर ऑन वो हो सकता है कि चीज निकल के आ जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसका जो लेटर वर्जन है, जो एडवांस वर्जन है, वो ऑब्वियसली प्रीवियस वर्जन से बेटर होगा। अब अगर आप जब 5G यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2G से बेटर होगा। ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। उसी के साथ ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे चारों एप्लीकेशंस दी हुई हैं नैनो ट्यूब्स की, और ये चारों स्टेटमेंट्स सही हैं, बिकॉज आप इन्हें रॉन्ग नहीं प्रूव कर पाओगे। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशन है, इट इज इवॉल्विंग। ठीक है, लेटेस्ट नहीं भी है तो आजकल इतनी सारी चीजें चल रही है, इतनी सारी इनोवेशंस आ रही है पुरानी ही चीजों में, दैट यू कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। सिमिलरली ये 2020 का सॉरी, एक आप और क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था। वहां पे अगेन ये 5 चीजें, अब 5 चीजें दी हुई है, आप सब चीज रट के नहीं जा सकते करंट अफेयर में कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करता है। यू शुड हैव अ वेरी वाइड आइडिया कि अच्छा इस फील्ड में काम करता है। एग्जैक्टली पता होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन सही थे। एक और मिथ जो होती है कि हम सभी को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वहां पे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑलवेज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखोगे, ये चेंज हो चुका है पैटर्न। वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया भी था जब हमने लॉजिक की बात की थी, डीएनए बार कोडिंग के बारे में। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में भी इस चीज को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लीज इस चीज में बिल्कुल मत फंसना कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नॉलेज लगाओ, नॉलेज नहीं लग रही तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक नहीं लग रहा तो एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा तो उस क्वेश्चन से बचो, छोड़ दो, जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़ो। ध्यान रखना ये बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट ट्रिक इज, जो कई बार क्या होता है आपको कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं तो उनमें से एक स्टेटमेंट आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको बाकी किसी स्टेटमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखो 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला ही है एच एन सान्याल कमेटी। अब मुझे तो ये नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं ध्यान होगा। बट लेकिन इस क्वेश्चन में जब मैं स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ूंगी ना, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आपने पॉलिटी ठीक से थोड़ा पढ़ा है तो आपको ये 100% पता होगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन। लक्ष्मीकांत ने कई जगह चीजें दी हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन। उसकी खैर मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगी, ताकि ये जो मिस्टेक्स होती है ना कि आपने पढ़ के निकल गए बट ध्यान नहीं दिया, ये आप पॉलिटी में सेव कर सको। तो स्पेशली पॉलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें डिफाइन नहीं है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी बहुत जल्द। बट यहाँ पे आप अभी समझ लो कि ये स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, और ये स्टेटमेंट गलत करते ही आपके 2 ऑप्शंस कट जाएंगे, सी एंड डी। आपके पास बचेगा 1 and 2 एंड देन बी वुड बी 1, 2 and 4। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ 4 देखना है। 4 में क्या है, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, ये आपको पता है कि ये सही है, तो आपको आराम से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, विच वॉज ऑप्शन बी। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनवायरमेंटल ट्रीटीज हैं या जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, वहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, लीगली बाइंडिंग या बाइंडिंग एंड मैंडेटरी, ये ज्यादातर स्टेटमेंट्स में गलत होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे ये देखो, इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, वहां पे मैंने पीछे भी बताया था। यहाँ देन अगेन देख लो, स्टेटमेंट नंबर 3 पे लीगली बाइंडिंग है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत रेयर ही ऐसी ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स है जो लीगली बाइंडिंग है। अगर ऐसी होंगी तो आपको 100% करंट अफेयर्स या आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज में जरूर लिखी हुई मिलेंगी। यू विल नॉट मिस दैट, इतना आपको ट्रस्ट बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, देन सिमिलरली 2019 का क्वेश्चन देखो,
ये कैंपा के ऊपर क्वेश्चन था जब पूछा था। इसका सेकंड स्टेटमेंट देखो, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। मैंडेटरी, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड कि मैंडेटरी है, तो ये ऑब्वियसली एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंडेटरी एंड लीगली बाइंडिंग आर जनरली इनकरेक्ट, इसलिए यहाँ पे आंसर ए हो गया था। ठीक है, सिमिलरली ये देखो रामसा कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फर्स्ट स्टेटमेंट में ही, अंडर द रामसा कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंडेटरी वर्ड आ गया अगेन इट्स रॉन्ग, तो आपका यहाँ पे दो स्टेटमेंट कट जाते हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी, एंड आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं 50-50 प्रोबेबिलिटी में, जहां पे आपके सही आंसर मार्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक और चीज अच्छे से समझ लो कि ऐसा नहीं करना है कि अगर आप 15 क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हो, आपने 3-4 में लगाई, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आपने छोड़ दी बाकी में। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो डेफिनेटली फिर आप नेगेटिव में चले जाओगे। आई एम टेलिंग यू इट इन एडवांस बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ और प्रीलिम्स के पेपर में ही गो थ्रू कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। ये गलती मत करना, एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, जी खोल के लगाओ, लेकिन प्लीज उससे पहले लॉजिक और नॉलेज ये दोनों ट्राई करो। एंड एलिमिनेशन लगाने से पहले कम से कम 10-12 फुल मॉक्स में इसको लगा के प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ हिंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं मॉक्स के थ्रू। प्लीज बिना प्रैक्टिस के नहीं जाना, प्रैक्टिस करना एंड नॉलेज और लॉजिक पहले लगाना एलिमिनेशन से, एंड एलिमिनेशन जरूर लगाना बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट क्लियर द प्रीलिम्स पेपर। जिस तरीके से पेपर एटलीस्ट अब जो आ रहे हैं, आप सिर्फ प्योर नॉलेज के बेसिस में फंस जाओगे बिकॉज 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स आती हैं, आपको सारी स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली नहीं पता हो सकती। तो आई होप आज की वीडियो में आपको से सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस इट। एंड हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें नहीं मेंशन्ड है उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी। मैपिंग के रिगार्डिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो मैपिंग पे ही होने वाली है वैसे। एंड अगर आपको कोई और भी टॉपिक लगता है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन इट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीज रहती है टू ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।